अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब हम आगाज़ करते हैं अपने जो हमारे पास सिस्टम की ग्रेड है, जिसमें चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। उसको थोड़ा सा सेम उबर और करीम के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने एक चीज़ ये पढ़ी कि यार हमारे पास जो हमने डेटा को, अगर मैं आपको समराइज़ करूँ, जो पिछले 6 चैप्टर्स में हमने डेटा को पढ़ा, तो डेटा में हमने पढ़ा कि डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, प्राइमरी सोर्स होती है, एक्सटर्नल सोर्स होती है, नॉमिनल डेटा होता है, ऑर्डिनल डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है। डेटा के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स थे। फिर हमने कहा यार उस डेटा के ऊपर जो है उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, सही है। तो फिर हमने कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह पढ़े। फिर हमने कहा यार उस सिस्टम के ऊपर कुछ हमने जो डेटा हमारे पास स्टोर है उसके ऊपर हमें कुछ एप्लीकेशंस वगैरह अप्लाई करनी पड़ेंगी, कुछ एनालिटिक्स टूल्स वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे, सही है। तो हमने कहा हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, लेट्स से एप्लीकेशन हो गए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। हमने कहा सारा का सारा जो डेटा स्टोर हो रहा है वो डेटा लेक में स्टोर हो रहा है, सही है। तो इसका मतलब है यार, और अच्छा, फिर हमने उबर करीम में एक और चीज़ पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि यार अगर एक कस्टमर है या राइडर है, वो जैसे ही एप्लीकेशन खोलता है और एप्लीकेशन खोल के अपने पास एक रिक्वेस्ट राइडर की रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो उसके बाद जो है वो सर्वर में जाती है। सर्वर जो है डिफरेंट लोगों को ढूंढता है, कैप्टन्स को ढूंढता है, चेक करता है कौन सा कैप्टन करीब में, और उसके बेसिस पे वो फिर उसको राइडर को एक कैप्टन जो है वो डिलीवर कर देता है। ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये है कि जो उबर करीम का जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ये जो उबर करीम का पूरा ऑपरेशन चल रहा है मोबाइल पे चल रहा है, सही है। इसका मतलब है सारा का सारा जो काम चल रहा है वो डेटा की बेसिस पे चल रहा है, और ये डेटा आपस में किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, पीछे कोई ना कोई सिस्टम होगा। ये पूरा जो सिस्टम हमारे पास कहलाता है बच्चों, ये हमारे पास कहलाता है आईटी सिस्टम, सही है। हमारे पास आईटी सिस्टम का एक पूरा आर्किटेक्चर होता है, इसके कोर कंपोनेंट्स होता है। हमारे पास हार्डवेयर्स हो गए, जितने भी आपके पास फॉर एग्जांपल स्टोरेज हो गए, जितने भी आपके पास प्रोसेसर्स हो गए, सारे के सारे हार्डवेयर। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर, जो भी अगर उबर करीम की जो एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास वो एप्लीकेशंस आ जाती हैं। फिर यहाँ से एक कस्टमर उबर के सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, और फिर उबर एक कैप्टन को, इसका मतलब है सारा का सारा काम किसी नेटवर्क के थ्रू हो रहा होगा, सही है। तो नेटवर्क के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होता है, तो नेटवर्क से कोई ना कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा होगा, उसके बेसिस पे होगा। और फिर आखिरी चीज़ हमारे पास आती है स्टोरेज, जहाँ पे सारा का सारा डेटा जो हमारे पास है हैंडल हो रहा होता है। तो हमने पुराने चैप्टर्स में जितना भी कुछ पढ़ा, टेक्निकली स्पीकिंग वो चीज़ पढ़ चुके थे हम। यहाँ पे आके हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी हमारे पास आईटी सिस्टम का ये कोर कंपोनेंट है, ये आर्किटेक्चर है। अच्छा, जब ये आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो इसी आईटी सिस्टम के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड दी OSI मॉडल, सही है। OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। हमने इस लेयर्स को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है, हमने 1 से 7 में नहीं पढ़ना है, हमने 7 से 1 में पढ़ना है, सही है। और इसको समझने के लिए बड़ा आसान है। आप यूँ सोचें उबर करीम किस तरीके से काम करती होगी। तो एक कस्टमर है, वो उबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, और जब उबर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो वहाँ पे वो जैसे ही एक उसके सामने एक बटन आ रहा होता है रिक्वेस्ट राइट, सही है। तो वो जैसे ही बटन क्लिक करता है रिक्वेस्ट राइट की, तो इसका मतलब है आपके पास जो लेयर 7 है एप्लीकेशन लेयर, ये कॉन्फ़िगर कर चुके। किसी न किसी एप्लीकेशन के तहत, किसी न किसी मोड के तहत आपने कोई कम्युनिकेशन करनी है, सही है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन लेयर है, जो यूज़र के सामने एक एप्लीकेशन आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द एप्लीकेशन लेयर, सही है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट राइट का बटन दबाता है तो उसको ये लगता है कि मैंने रिक्वेस्ट राइट बटन दबाया है, तो पीछे भी रिक्वेस्ट आईडी लिखा हुआ आ रहा होगा, नहीं रिक्वेस्ट आईडी लिखा हुआ आ रहा होगा। वो सारे डेटा को, इसकी लोकेशन किधर है, इसको जाना किधर है, ये इस वक्त कहाँ मौजूद है, किस टाइम पे जाना है, सही है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे वेदर क्या है, वहाँ पे फोरकास्ट क्या है, वहाँ पे ट्रैफिक क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक पैकेट के तौर पे एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में सर्वर पे जाती है, सही, मतलब सर्वर पे जाएगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेकर आएगा। फिर उसके बाद जब डेटा उसके पास क्रिएट हो गया, तो उसके बाद वो अगली लेयर करेगा विच इज़ कॉल्ड द सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यूज़र के पास है, राइडर के पास है, ये इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से मुझे उबर और करीम के नेटवर्क तक, उनके सर्वर तक पहुंचानी है, सही है। तो इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए एक सेशन लेयर होगा। आपने देखा होगा अक्सर अगर आप 1-1.5 मिनट तक लॉगिन नहीं करते तो वो आपको फ़ोन से लॉग आउट करते हैं, बिकॉज सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है। जब सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा आगे की सारी लेयर्स जो है वो काम नहीं कर सकेंगी, सही है। तो इसका मतलब है वो एक सेशन आपका क्रिएट करेगा, और जब सेशन आपका, आपने कभी मोबाइल बैंकिंग भी यूज़ करी तो वो आपसे कहता है कि जी 30 सेकंड है, 60 सेकंड है, 1 मिनट है, 2 मिनट है, इसके अंदर आप ट्रांजैक्शन कर लें, सही। अगर आप ना करें तो आपके सेशन को एक्सपायर कर देगा। तो एक सेशन क्रिएट हो गया, और जब सेशन क्रिएट हो गया तो इसका मतलब है अब जो है इस इंफॉर्मेशन को आपने ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है? उबर करीम के सर्वर पे। जब उबर करीम के सर्वर पे करना है तो इसका मतलब है कोई नेटवर्क चाहिए होगा कि जी किसके थ्रू आप, इस नेटवर्क के थ्रू आप जो है उधर तक उसके सर्वर तक आप कम्युनिकेट करते हैं। बिकॉज उबर करीम के तो बहुत सारे सर्वर्स हैं। तो भाई ये जो कस्टमर है ये कहाँ पे मौजूद है, सही है, करीब में कौन सा सर्वर है, वहाँ से उस कैप्टन को कैसे अप्रोच किया जाएगा। तो हमारे पास एक नेटवर्क लेयर क्रिएट हो गई जिसके बेसिस पे
पे डेटा आपके पास आ जाएगा, सही, जिसके बेसिस पे आपके पास उबर करीम के पास वो डेटा आ जाएगा कि जी ये कस्टमर है, यहाँ पे मौजूद है, ये इस वक्त वेदर है, ये उसकी लोकेशन है, इसने यहाँ से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो है हमारे पास डिमांड टाइम ज़्यादा है, डिमांड, और उसके बेसिस वो सारी कैलकुलेशन कर रहा होगा। ये डेट तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती है, हमने क्लास में व्हाट्सएप के एग्जाम्पल से समझा था, व्हाट्सएप में भी साथ क्लियर होती है। जब भी आप इस तरीके की चीज़ें करोगे आपके पीछे एक OSI मॉडल यूज़ हो रहा होगा। उसके बाद इंटरेक्शन एंड डिपेंडेंसीज, जब मैं देखता हूँ आईटी सिस्टम के आर्किटेक्चर को, तो इसका मतलब है आईटी सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर हार्डवेयर्स भी हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं, और उसके अंदर नेटवर्क भी है, और इसके अंदर स्टोरेज भी है, सही है। क्या ये सारे के सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं? हाँ भाई, सारे के सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके सर्वर पर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, एप्लीकेशंस आपके लोगों ने बहुत ज़्यादा डाउनलोड करी है और बहुत ज़्यादा आपकी राइट्स को क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि सर्व, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डेटा आपके सर्वर पर आ रहा होगा। अगर आपके सर्वर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी, अगर आपका सर्वर डाउन होगा या सर्वर आपका लो होगा, तो इसका मतलब है सारी की सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो सके। तो इसका मतलब है आपकी जो एप्लीकेशन है ये डिपेंड कर रही है सर्वर के ऊपर, सही है। इसी तरीके से हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी होती है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके पूरे के पूरे मोबाइल को मैनेज कर रहे होते हैं। एंड्रॉइड हो गया, प्ले स्टोर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो जितने भी IT के कोर हमारे पास कॉम्पिटेंस, जितने भी IT के हमारे पास आर्किटेक्चर हैं, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। इसमें से कोई एक भी ख़राब हो जाएगा, एक भी परफॉर्म नहीं करेगा, पूरा सिस्टम आपका परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद हमने कहा कि यार अब अगर फॉर एग्जांपल उबर करीम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता रहा, तो अब उसको जाहिर सी बात है जब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा आ रही है तो उनको अपने IT सिस्टम को भी इन्हेंस करना पड़ेगा। IT सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करें, मतलब आप सर्वर्स ऐड करते रहें, सही, आप सर्वर्स ऐड करते रहें, या आप वर्टिकल स्केलिंग करें, एक ही सर्वर है उसके ऊपर मजीद आप जो है CPU डाल दें, मजीद जो है आप रैम डाल दें। ये हमने दो तरीके पढ़े थे कि जी हम चाहें तो इस तरीके से काम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा आ रही है तो या तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होगी या वर्टिकल स्केलिंग होगी। अब जब आपने बेस्ट प्रैक्टिस वो डिज़ाइन करनी है, अगर उबर करीम ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, सही है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? मॉड्यूलर डिज़ाइन, सही है। सबसे पहले आप स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बनाएं कि जी एक मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर को दिखे और कस्टमर उससे राइट रिक्वेस्ट करे, फिर एक मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे पास सिस्टम में उसको कैलकुलेट करे, फिर एक मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जो कि सिस्टम जो है इस रेलिवेंट कैप्टन को कम्युनिकेट करे, फिर एक मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जो कि कैप्टन जो और आपस में वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकें, फिर एक मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए ताकि यूज़र को पता चल सके कि जो मेरा कैप्टन है वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है और कहाँ पे आएगा। तो आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स, फिर एक मॉड्यूल आपका फाइनेंसिंग का भी होगा, फिर एक मॉड्यूल आपका पेमेंट का भी होगा, फिर एक मॉड्यूल आपके कैप्टन के साथ कम्युनिकेशन का भी होगा, फिर एक मॉड्यूल आपके कैप्टन। तो आप पूरे इस सिस्टम को मॉड्यूलर डिज़ाइन में करते, सही है। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो बेस्ट प्रैक्टिस डिज़ाइन की, आप हमेशा रिडंडेंसी रखें, सही है। इन केस अगर आपका कोई सर्वर जो है वो ख़राब हो जाता है तो आपके पास बैकएंड पे सर्वर की कैपेबिलिटी हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हार्ड ड्राइव्स पूरी हो जाती है, स्टोरेज डिवाइस पूरी हो जाती है, आपके पास बैकएंड पे कोई चीज़ हो, कोई अरेंजमेंट हो कि आप चाहें तो गूगल क्लाउड की ड्राइव्स वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर जैसे से आप चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसी वक्त सिक्योरिटी को करें। उबर करीम ये देखता है कि जी जो मुझे कस्टमर से डेटा आ रहा है इसमें से सबसे कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो उसका नाम है, और जो सबसे कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो उसका मोबाइल नंबर है, सही है। ये वो चीज़ें हैं जो कि यूज़र को, जो कि कैप्टन को नहीं पता होनी चाहिए। और कैप्टन के अलावा अगर हमारे डेटाबेस में भी आ रहे हैं तो फाइनेंस अकाउंट्स वाले को भी ये चीज़ नहीं पता, उनके लिए ज़रूरी नहीं है, सही है। उनको पेमेंट के लिए पेमेंट लेनी है तो ये पता होना ज़रूरी है उसका मोबाइल नंबर क्या है, सही है। तो जैसे से आप चीज़ें कर रहे हो तो आप सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन करो और फिर उसी के बेसिस पे आप स्केलेबिलिटी भी बड़े आराम से कर सकते हो। तो जब हमने पूरे उबर और करीम के इस प्रोसेस को समझा और इस सिस्टम को समझा तो फिर आगे जाके हम मूव करते हैं ERP। तो आप सोचें उबर करीम एक छोटी सी एप्लीकेशन से स्टार्ट हुआ होगा, सही, और छोटी सी एप्लीकेशन के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि भाई हम तो अब एक $1 बिलियन कंपनी बन गए। और जब हम $1 बिलियन कंपनी बन गए तो हमारा एक फाइनेंस का मॉड्यूल हुआ करता था, हमारा एक अकाउंट्स का मॉड्यूल है, हमारा सेल्स CRM सिस्टम का मॉड्यूल है जहाँ पर कस्टमर्स की सारी कंप्लेंट्स वगैरह हमारे पास आती हैं, सही है। हमारे पास प्रोक्योरमेंट का एक मॉड्यूल है, हमारे पास HR का एक मॉड्यूल है। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अब मसला ये हो रहा है कि जी अगर एक ट्रिप होती है तो वो एक ट्रिप का डेटा जो है वो सेल्स मॉड्यूल में भी जा रहा है, वो अकाउंट्स मॉड्यूल में भी जा रहा है, वो पेबल मॉड्यूल में भी जा रहा है, वो ट्रेजरी के मॉड्यूल में भी जा रहा है, और आपके पास जो एक कैप्टन है उस कैप्टन का सारा डेटा HR में भी जा रहा है। और फिर उस कैप्टन ने कितनी ट्रिप करी है ताकि HR उसको पेमेंट कर सके। तो आप समझे एक ही डेटा जो है, एक ही डेटा बार बार डिफरेंट जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड हो रहा है। डेटा इनकन्सिस्टेंट हो सकता है, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, डेटा मिसिंग हो सकता है। तो फिर इसका एक सॉल्यूशन आया विच इज़ कॉल्ड ERP, सही है। और ERP ने एक बड़ी आसान चीज़ की, ERP ने कहा भाई
जितने भी मॉड्यूल हैं ना, ये सारे के सारे ऊपर मेरे साथ कनेक्ट होंगे और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर एक कस्टमर ने राइड ऑफ़र करी और वो नॉर्थ कराची से DHA किया और उसके 450 रुपये बने, और वो 450 रुपये जो बने उसमें से जो कैप्टन था वो कैप्टन सलमान था फॉर एग्जाम्पल, तो फ़ौरन से ये जो पूरी ट्रांजैक्शन एक रिकॉर्ड हुई, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में पढ़ते रिकॉर्ड हुई थी, कितना अच्छा हो जाएगा। इसी पूरी ट्रांजैक्शन से यही डेटा मेरे रेवेन्यू में जाके रिकॉर्ड हो जाए। उसी के बाद यही डेटा जो है मेरे HR में जाके उस कैप्टन के आगे इसकी ये ट्रिप थी, टोटल अमाउंट इतना था, इसका कमीशन 20% था, वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए। और फिर उसी के बाद फ़ौरन से हमारे पास जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता था या फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था जो कि पेमेंट कर रहा होता था, फ़ौरन से उसके पास एक आ जाए कि भाई इसने ये 450 की ट्रिप कर दी है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, 20% इसका कमीशन बनता है, 20 रुपये उसके अकाउंट में इमीडिएट बेसिस पे क्रेडिट या डेबिट हो जाए। ये पूरी चीज़ जो हमारे पास हो रही है ये ERP के थ्रू हो रही है, जिसमें एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और ट्रांजैक्शन को बार बार आपने डिफरेंट जगह पे अपलोड नहीं करना होता, रिकॉर्ड नहीं करना होता। ERP एक पूरा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें अकाउंटिंग सिग्नल्स के बेसिस पे, अकाउंटिंग साइन के बेसिस पे, रूल्स के बेसिस पे फ्लो कर रही होती है, जिसमें ऑथराइजेशन भी होता है, जिसमें अप्रूवल भी होती है, और उसके बेसिस पे हमारे पास सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आके रिकॉर्ड हो रही होती है। तो हमारे पास जो ERP सिस्टम था हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर एक कस्टमर नीचे, अगर आप देखें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, अगर एक कैप्टन की रेटिंग ख़राब कर रहा है, या फिर उसने कहा कि जिसने मुझे हरेस किया है, या फिर उसने कहा कि जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है, या फिर इसने मुझसे फजूल में ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं, अगर इस तरह की कोई कंप्लेन करी है, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को नहीं पता होना चाहिए? HR मॉड्यूल में नहीं पता। अगर वो इन्फॉर्मेशन HR मॉड्यूल में भी आ जाएगी और ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो इसका मतलब है जब HR आगे जाके पेमेंट करने जा रहा होगा, या फिर HR उसकी काउंसलिंग कर रहा होगा, या जो HR उसकी इंक्रीमेंट कर रहा होगा, एक ही सिस्टम के थ्रू सारी की सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास की मॉड्यूल्स जो होते हैं, जो कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें जितने भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे से बातें करते हैं। और वो बातें कैसे कर सकते हैं? पहले बातें नहीं करते थे, अब ERP के थ्रू वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। आपने एक जगह डेटा अपलोड कर दिया, वो डेटा सारे के सारे मॉड्यूल्स में अगर वहाँ पे रेलिवेंट है ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगा। फिर हमने कहा कि यार अब जब ये उबर करीम ERP को इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यार अब उनको थोड़ा सा है ना पहले एनालाइज़ करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास एग्जिस्टिंग काम कैसे हो रहा है, इसमें क्या मसले आ रहे हैं, डेटा को एक ही बार बार अपलोड करना पड़ रहा है, सही है, और हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिर गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ERP जो न्यू सिस्टम है वो किस तरीके से इस गैप को पूरा कर सकता है। हमारे पास गैप आ कहाँ पे रहे और ERP इसको कैसे पूरा करेगा, इसके बेसिस में मैं सिस्टम को डिज़ाइन करूँगा, सही है। तो जब इसके बेसिस में सिस्टम को डिज़ाइन करूँगा तो इसका मतलब है पुराने मॉडल्स का जो सारा का सारा डेटा होगा वो ERP में इंप्लीमेंट होगा, और जब ERP में इंप्लीमेंट होगा तो डेटा माइग्रेट होगा। जब डेटा माइग्रेट होगा तो मुझे ये असेस करना पड़ेगा कि जो डेटा जो मेरा है वो कंसिस्टेंट हो, बिकॉज पुराने लेगेसी डेटा में सिस्टम में हमारे पास डेटा सही नहीं था। जब ये सारी चीज़ होगी तो उसके बाद अब मैं सिस्टम टेस्टिंग करूँगा। अब मैं कहूँगा कि जी अगर एक ट्रांजेक्शन होती है तो क्या ये HR को पता चल रहा है, क्या HR उसके बेसिस पे कैप्टन की सैलरी को रिकॉर्ड कर पा रहा है या उसका कमीशन रिकॉर्ड कर पा रहा है, क्या पेमेंट उसको ऑटोमेटिकली ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड हो रही है कि नहीं हो रही, क्या ये ट्रांजेक्शन मेरे रेवेन्यू में, मेरे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो सिस्टम की टेस्टिंग होगी। फिर उसके बाद जाके जब मैंने सिस्टम को टेस्ट कर लिया उसके बाद जाके मैं अब लोगों को ट्रेनिंग दूंगा और उनको बताऊंगा कि जी पहले अब काम इस तरीके से होता था, अब आपका काम इस तरीके से हो रहा होगा। फिर सिस्टम को मैं लाइव करूंगा और कंटिन्यूस बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग करता रहूँगा कि कहीं कोई मसला तो नहीं आ रहा। अगर ये सारे काम मैं कर लूँगा तो इससे कितने फ़ायदे हो जाएंगे। इससे मेरा सबसे फ़ायदा हो जाएगा इन्हेंस दी डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ये मसला था, ये गैप एनालिसिस मसला था जो कि जाके सही हो चुका है। बेटर कोलैबोरेशन इंटीग्रेशन, अब सारे मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, सही है। अगर कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल में एक कैप्टन की शिकायत आई है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी पता चल रहा है, पेमेंट डिपार्टमेंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता चल रहा है। इंप्रूव्ड इसके बेसिस पर आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। इंक्रीज दी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, पहले एक ही ट्रांजैक्शन को 10 सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता था, 10 डिफरेंट मॉडल्स में रिकॉर्ड किया जाता था। अब एक ट्रांजैक्शन को एक ही बार रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पे आपके पास एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। अब पूरा का पूरा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड हो चुका है, आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस बड़ी अच्छी हो जाएगी बिकॉज हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे आपके पास ERP सिस्टम के कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। जब ERP सिस्टम इतना अच्छा है भाई, तो अब उबर करीम कहता है कि जी हमारा काम तो जो है वो गाड़ी चलाना है ना, मतलब उबर मतलब कस्टमर को किसी तरीके से कैप्टन के साथ कनेक्ट करना है। यार अब ये ERP अगर बनाना है तो क्या मैं बनाऊँ ऑन प्रीमिसेस ERP? आप चाहें तो आप खुद अपना ERP बनाएं। आप कहते हैं यार मैं नहीं बना सकता, एक काम ये करता हूँ, बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि ERP प्रोवाइड करते हैं, मैं क्लाउड ERP की तरफ चला जाता हूँ, सही है। मेरा डेटा वहाँ पे जाएगा और डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देगा। या तीसरा काम मैं ये कर सकता हूँ हाइब्रिड ERP, ये जो कस्टमर का डेटा है ये मैं अपने पास रखूँगा यार, लेकिन इसके अलावा जो बाकी डेटा है, कैप्टन की डिटेल्स वगैरह हो गई, ये मेरे लिए इतनी कॉन्फिडेंशियल नहीं है, इस डेटा को
मैं चाहूँ तो क्लाउड पे या पब्लिक पे रख सकता हूँ। तो ये टाइप्स ऑफ हमारे पास ERP सिस्टम आ जाते हैं। और हमारे पास अगर आप देखें तो इस पूरे सिस्टम में उबर और करीम किस तरीके से एक फंक्शन क्या है उसका, लेकिन बैक एंड पे ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपस में कनेक्टेड होंगे। जब हम ERP सिस्टम को पढ़ते हैं तो आगे जाके हमारे पास एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है मेजर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फिर वो आपसे कहता है उबर करीम को कि भाई ERP तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है ना, मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है ना, उसके बेसिस पे एनालाइज कर रहा है, लेकिन दुनिया तो इससे बहुत आगे जा चुकी है। ERP तो 20-25 साल पुराने कॉन्सेप्ट है, सही है, दुनिया तो इससे बहुत आगे आ चुकी है। तो अब तो आपके पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है। आपको लगता होगा उबर का बिजनेस इतना आसान है, प्यारे बच्चों, उबर में ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं जिसकी वजह से वो $1 बिलियन कंपनी बनी है, सही है, जिसकी वजह से वो $1 बिलियन कंपनी। क्या मतलब? सबसे पहली चीज़ हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आप इमेजिन करें, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि कितना पेटाबाइट्स का डेटा जो है उबर करीम के पास मौजूद है। जब वो डेटा उनके पास मौजूद है तो इसका मतलब है उस डेटा के ऊपर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अप्लाई हो रही होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का आगे जाके एक पूरा चैप्टर है, लेकिन उनके पास जितना पुराना डेटा होगा उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, A to Z सारे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। थोड़ी देर डिफर कर रहा हूँ, आगे जाके पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास AI और मशीन लर्निंग का। सेकंड चीज़ है इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग में अगर आप देखें तो आपके पास जो कस्टमर है और आपके पास जो कैप्टन है, उसका लाइव डेटा, लाइव लोकेशन जो है वो फ़ौरन से आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। किसको ट्रांसफ़र हो रही है? उबर करीम के सर्वर पे ट्रांसफ़र हो रही है। सर्वर पे इतने ज़बरदस्त मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स और AI टूल्स लगे हुए जो कि इसके बेसिस पे आप कोई पीछे ह्यूमन बीइंग कैलकुलेट नहीं कर रहा है, सिस्टम खुद जाके कैप्टन को बता रहा है। पहले क्या होता था, कॉल करते थे, भाई फला कैप्टन तू चला जा, सही, अब कॉल वॉल कुछ नहीं हो रही है भाई, अब सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सारे काम कर रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद हमारे पास ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है। ब्लॉकचेन के ऊपर भी आगे एक पूरा टॉपिक है, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ब्लॉकचेन की अगर टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के बहुत से यूजेस होते थे। तो उसमें एक यूज़ होता था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उबर करीम ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जी अगर एक राइडर ने एक हफ्ते में 100 राइड्स ली तो उसको इतना % बोनस मिलेगा। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया है। जैसे ही सिस्टम में उसकी 100 राइड्स बुक हो जाएंगी, एक हफ्ते के अंदर सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देगा। कोई ऑथराइजेशन, कोई अप्रूवल नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोडिंग ही इस तरीके से कर दी है और एक कंप्लीट ट्रेल मेंटेन हो रही है, सही है। उसके बाद ऑब्वियसली फास्टेस्ट स्पीड के लिए आपके पास 5G टेक्नोलॉजी होगी। और फिर उसके बाद आता है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि उबर करीम के जो ड्राइवर्स हैं उनको बाकायदा तौर पे अब ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है एक रियल एनवायरनमेंट में कि जी अगर आपने कस्टमर को पिक करना है तो गाड़ी आपने कहाँ पार्क करनी पड़ेगी, सही है। अगर आपने किसी जगह उसको डिलीवर करना है और पीछे से गाड़ी आ रही होंगी तो आपने लॉक करना है कि नहीं करना, सही है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कैसे बिहेव करना है। अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाती है और रियल में उसमें वर्चुअल रियलिटी में उसको दिखाया जाएगा कि जी आपकी गाड़ी में आग लग गई है, अब आप बताएं आप किस तरीके से अपने आप को सेव करेंगे, कस्टमर को सेव करेंगे, आगे आपका रिस्पांस टाइम क्या होगा, किस तरीके किसको रिस्पॉन्ड करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो कैप्टन्स को, पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही होती है, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज़ हो रही है। फिर आगे जाके हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एज कंप्यूटिंग का, सही है। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग भी यहाँ पे अभी हमने क्लास में पढ़ा कि ये भी इतना प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर अगर आपने A से B में जाना है तो उसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट टाइम हो सकता है, कौन से कैप्टन को सेलेक्ट करना है, कौन से कैप्टन को सेलेक्ट नहीं करना है, ये एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। इस टाइम को मज़ीद कम करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि अप्लाई किया जा रहा है। एक चीज़ जो कि बड़ी ज़बरदस्त है उबर करीम में जो यूज़ होती है वो होती है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? एज कंप्यूटिंग ये होता है कि जी जो डेटा है वो नियर डिवाइस में ही स्टोर हो जाए। तो उबर करीम ने रिसेंटली बड़ी ज़बरदस्त, उबर ने स्पेशली एक चीज़ निकाली, उन्होंने कहा कि जी हम ड्राइवर को है ना कंटिन्यूसली बेसिस पे मॉनिटर करते रहेंगे और जो ड्राइवर का डेटा होगा ना, सेफ्टी राइडर के नाम से उन्होंने कोई एप्लीकेशन लॉन्च करी हुई है कि जी जब वो राइडर जो है वो अगर जो कैप्टन जो है वो अगर राइडर को लेके जा रहा होगा तो उसके मोबाइल में रियल टाइम में उसकी गाड़ी की स्पीड, सही है, और सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी। अगर गाड़ी अचानक से 100 की स्पीड से 0 की स्पीड पे आ गई है, सही है, तो ये डेटा फ़ौरन से उसके मोबाइल डिवाइस पर रिकॉर्ड होगा। और हमने सिस्टम को ट्रेन इस तरीके से किया हुआ है कि जी अगर आपको इस तरह की कोई सिग्नल दिखे कि गाड़ी आधे घंटे से रुकी हुई है, अगर गाड़ी आधे घंटे से रुकी हुई है तो इसका मतलब ये है भाई कि कोई इमरजेंसी हुई होगी ना, कुछ हुआ होगा तभी आधे घंटे से गाड़ी रुकी हुई है। तो ड्राइव पे जा रहा था, सही है, तो कैसे आधे घंटे तक गाड़ी रुकी रह सकती है? या गाड़ी अचानक से 120 से 0 पे हो गई, 0 होने के बाद वो 15 मिनट तक रुकी हुई है, तो ये फ़ौरन से जो डेटा है ये फ़ौरन सारा का सारा डेटा सर्वर पे नहीं जाता, प्यार वरना सर्वर बैठ जाएगा, सही है। ये डेटा मोबाइल में ही सेव हो रहा होता है, मोबाइल में सेव होता है, जहां उसको पता चलता है जो प्रोग्रामिंग हुई है कि जी अगर ऐसा हो जाए 120 से 0 की स्पीड पे आ जाए, 10-15 मिनट आधे घंटे तक गाड़ी रुकी हुई है, फ़ौरन से ये इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देगा, IoT के थ्रू कम्युनिकेट कर देगा। कहाँ कम्युनिकेट कर देगा? सर्वर को। और फिर जो उबर करीम के लोग हैं वो इसको फ़ौरन से इमीडिएट बेसिस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड दी एज कंप्यूटिंग, जहाँ पे डेटा को रियल डिवाइस पे मॉनिटर किया जा रहा होता है और स्टोर किया जा रहा होता है। आगे चीज़ रोबोटिक प्रोसेस
ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में उबर करीम ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बीच में इंस्टॉल करी। उन्होंने कहा हमारे जो बहुत से सप्लायर्स वगैरह होते हैं उनसे हम बहुत सी हमारे पास पेमेंट्स इन्वॉइसेस आती हैं, सही है। जब हमारे पास इन्वॉइसेस आती हैं तो हमने एक ऐसा टूल बनाया हुआ है कि वो उन सारी चीज़ों को, सारी इन्वॉइस को ऑटोमेटिकली रीड करेगा और रीड करने के बाद जो है उसको अप्रोप्रिएट जीएल में अपलोड कर देगा और फ़ौरन से इमीडिएट बेसिस पर एंट्री कर देगा। पहले ये काम एक ह्यूमन बीइंग करता था, अब यही काम जो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, सही है। तो ये सारा का सारा काम जो है यहाँ पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी यूज़ हो रहा है। तो अगर हम उबर करीम में देखें तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं मेरे बच्चों, वो सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, सारी की सारी यूज़ हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। तो हमने चैप्टर 9 में जो पहला कॉन्सेप्ट आ रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वो कॉन्सेप्ट भी उबर करीम में बड़ा ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है। आपके पास टाइप्स ऑफ एआई में एनालिटिकल एआई है, प्रेडिक्टिव एआई है, जनरेटिव एआई, सही है। एनालिटिकल एआई जो है वो पास्ट के डेटा को एनालाइज करेगा, प्रेडिक्टिव एआई जो है उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा, और जनरेटिव एआई आपको न्यू चीज़ जनरेट करके दे रहा होगा, सही, न्यू चीज़ जनरेट करके दे रहा होगा। क्या उबर करीम में तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं? बिल्कुल यूज़ हो रही है। उबर करीम जो है अपने सारे पास्ट के डेटा को एनालाइज कर रहा होता है, उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि जी किस टाइम पे हमारे पास डिमांड ज़्यादा होगी, किस टाइम पे सप्लाई कम होगी, किस टाइम पे हमारा पीक टाइम होगा, कौन सा टाइम हमारा ऐसा होगा जो कि पीक टाइम नहीं होगा। और उसके बेसिस पे उन्होंने जो चैट बॉट वगैरह बनाए हुए हैं वो जनरेटिव है, जो कि आपको जब आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो उसके बेसिस पे वो आपसे कन्वर्सेशंस वगैरह कर रहा होगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बनाई है। अच्छा, सब फील्ड्स ऑफ एआई को देखें तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है मशीन लर्निंग। किसी तरीके से आप सिस्टम को सिखा रहे होते हो, सही। आप सिस्टम को कैसे सिखा रहे हो? आप सिस्टम को ये सिखा रहे हो कि भाई देखो, आपके पास जब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि करीब का कैप्टन कौन है, और वो कैप्टन फारिग भी होना चाहिए। कैप्टन के पास ऑलरेडी कोई सवारी नहीं है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या कोई कैप्टन फारिग है और उसके करीब में है। अगर वो करीब में है तो फिर आपने ये देखना है कि जी उसको वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपने कैलकुलेट करना है। और टाइम कैलकुलेट करके तो ये सारा का सारा, तो अब मैं मशीन को सिखा रहा हूँ। पहले ये काम ह्यूमन बीइंग कर रहा होता था, अब यही काम जो है वो मशीन कर रही है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है डीप लर्निंग, सही है। डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास मज़ीद एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जिसके अंदर सिस्टम जो है इन सारी चीज़ों को कि जी कितना टाइम लगेगा। अगर सिस्टम एक प्राइसिंग कैलकुलेट कर रहा है, सही है, और वो पीक टाइम वगैरह के बेसिस पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये डीप लर्निंग है, जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को अप्लाई किया जा रहा है और वहाँ पे उसको सिखाया जा रहा है। वहाँ पे डेटा दिया जा रहा है और डेटा के बेसिस पे उसको कहा जा रहा है कि जी आप अब बताओ। मशीन लर्निंग में आप मशीन को लर्न करवाते हो, डीप लर्निंग के अंदर आप डेटा देते हो और मशीन खुद उससे एक पैटर्न दे रही होती है। आप कहते हो जी पिछले सारे साल का डेटा फॉर एग्जांपल ये था, ये उसके रेट थे। अब जाके आपके पास जब रियल डेटा आएगा तो उसके बेसिस पर वो एनालाइज कर रहा होता है कि मुझे इस पर पीक टाइम चार्ज करना है कि नहीं करना, मुझे इसकी प्राइसिंग कितनी रखनी है नहीं रखनी, उसके बेसिस पर वो एनालाइज कर रहा होता है। तीसरी चीज़ मेरे पास आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगेन जो हमारे पास चैट बॉट्स वगैरह होते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होते हैं, जिस पर आप आराम से उससे बात कर सकते हो। फिर हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विजन। क्या कंप्यूटर विजन भी यूज़ हो रहा होता है? यस, कंप्यूटर विजन भी यूज़ हो रहा होता है बच्चों। अगर एक कैप्टन है, सही है, कैप्टन आज बीमार है, कैप्टन कहता है चलो यार आज मैं अपने बच्चे को भेज देता हूँ, वो गाड़ी चलाएगा, सही है। तो इसका मतलब है जब आप एप्लीकेशन पे लॉगिन करोगे तो सिस्टम फ़ौरन से आपकी तस्वीर मांगेगा, सही है। आपको बोलेगा जी अपना फेस आप सामने रखो। जैसे ही आप अपना फेस सामने रखोगे गाड़ी में बैठ के, तभी वो आपको ऑथराइज़ करेगा, वरना ऑथराइज़ नहीं करेगा। इसका मतलब है कंप्यूटर विजन यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है? कंप्यूटर विजन में वो आपकी इमेज को देख रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर ये कंक्लूड कर रहा है कि जी क्या ये वाकई में ड्राइवर हमारा है भी या नहीं, सही है। तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी भी होती है। फिर जब आप मशीन को लर्न करवाते हो, जब मशीन को लर्न करवाते हो तो इसका मतलब आप सुपरवाइज लर्निंग कर सकते हो। क्या मतलब? आप उसको सारा का सारा डेटा दो और डेटा के साथ उसको आंसर भी दे दो। दिस इज कॉल्ड द सुपरवाइज लर्निंग, सही है। आपने उसको सारा का सारा डेटा दिया और आपने डेटा दे के बोला कि देखो पिछले साल का सारा डेटा ये है और हमने ये रेट चार्ज किए थे, सही है। तो उसके बेसिस पे आप उसको सुपरवाइज लर्निंग करवा रहे हो, आप उसको आंसर्स भी बता रहे हो। हर सिनेरियो के बाद आप उसको आंसर भी बता रहे हो। अनसुपरवाइज लर्निंग में आप आंसर नहीं बताते, आप कहते हो भाई ये मेरे पास जो है ना डेटा वेयर हाउस से और डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से और डेटा लेक से मेरे पास डेटा है, ये डेटा मैंने तुम्हें पकड़ा दिया, सही है। अब जब वो डेटा पकड़ लिया तो अब अनसुपरवाइज लर्निंग है, वो उस डेटा को बेसिक पे खुद देखेगा, वो उसकी क्लस्टरिंग करके दे देगा। क्या मतलब? वो आपको बताएगा कि जी नॉर्मली आपके जो कस्टमर हैं वो इस रीजन में ज़्यादा है, इस रीजन में कम है, इस टाइम पे वो यहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं और यहाँ से इस जगह पे जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कराची में जितने भी लोग हैं वो क्लिफ्टन से ज़्यादातर जो है वो मलिर की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो आपके उबर करीम यूज़ कर रहे होते हैं या शाराय फैसल पे होता है। लेकिन कोई भी मलिर से क्लिफ्टन या मलिर से शाराय फैसल वाले आवाम जो है वो बहुत कम होती है। हाँ, लेकिन मलिर और नॉर्थ कराची के जो लोग हैं वो तारिक रोड ज़रूर जा रहे होते हैं 6-7 बजे, या वो खाना खाने के लिए 8 बजे जो है वो तारिक रोड वगैरह डॉलमेन वगैरह जा रहे होते हैं। तो वो आपको क्लस्टरिंग करके पूरी दे सकता है, जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका ड्राइवर किस तरफ कहाँ मौजूद होना चाहिए। फिर एक तीसरी चीज़ होती है रिइंफोर्समेंट लर्निंग, सही। रिइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब ये है जो मैंने आपको कहा था कि जी जैसे ही अब आपको ये सिस्टम आंसर देगा, बिकॉज आपको सिखा चुके हो, जब आप उसको सिखा चुके हो तो जब भी सिस्टम आपको आंसर देगा, क्या आंसर देगा?
फला कैप्टन को चूज़ करो। तो क्या उसने कैप्टन सही चूज़ किया? क्या उसने एस्टिमेटेड टाइम सही बताया? क्या उसने रेट सही बताया? अगर ये तीनों चीज़ें उसने सही बताई हैं तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर उसने कुछ गलत बताया है तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो वो अपनी गलतियों से फिर कंटिन्यूस बेसिस पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहा होता है, सही है। अब जब आपने अगेन इस तरह का, अब नेटफ्लिक्स, अब ये जो उबर करीम हो गया, उबर करीम के पास तो ये बड़ी ज़बरदस्त, तो आपको लगता है उबर करीम ने सारे के सारे मॉडल्स बैठ के बनाए होंगे? आप चाहो तो खुद से बना लो भाई, या आप चाहो ऑफ द शेल्फ बहुत से ऐसे सॉल्यूशन है। उन्होंने गूगल की भी सर्विस ली हुई है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ली है और वहाँ से इन एनालिटिक्स टूल को, मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द AI प्लस RPA। RPA क्या था? RPA हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, सही है। एक ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि ह्यूमन टाइप एक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं और ये रूल बेस्ड होते हैं। जितने भी रिपीटेटिव टास्क होंगे, जितने भी रिपीटेटिव टास्क होंगे, बैंक स्टेटमेंट आएगी फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा था स्टेट बैंक में। अच्छा, अगर नेटफ्लिक्स उबर को हर दिन जो है वो फॉर एग्जांपल अपनी होल्डिंग कंपनी को कम्युनिकेट करना है कि भाई हमारे आज की डेट में कितनी सेल्स हुई हैं और उसको कम्युनिकेट करना है, तो भाई ये एक डेली का काम है, रिपीटेटिव काम है। सिस्टम से रिपोर्ट निकालनी है, रिपोर्ट निकाल के ईमेल पे अटैच करनी है, अटैच करके आगे भेजनी है। यार ये काम तुम जो है RPA से करवा लो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, सही है। लेकिन अगर मैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में AI को इंटीग्रेट कर दूं, क्या मतलब इसका? कि यार कितना अच्छा हो जाए कि जब एक कस्टमर आपको गालियाँ दे या आपको फीडबैक्स दे, सही है, तो जैसे ही आपके पास फीडबैक आए, एक AI टूल हो जो कि उस फीडबैक को एनालाइज करे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसको समझे, उसको समझने के बाद ये असेस करे कि इसका मसला है क्या इसने ट्रिप को कैंसिल कर दी थी फिर भी इसका अकाउंट चार्ज हो गया, या ये कैप्टन से खुश नहीं था, या जो कैप्टन साहब थे वो बहुत लेट आए थे, या जो कैप्टन साहब थे उन्होंने बीच में पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोक ली थी, क्या तो वो कंप्लेन है। और उसके बेसिस पे वो उसको एनालाइज करेगा। मतलब ये काम जो पहले ह्यूमन बीइंग कर रहा था, तो AI वाला काम, दिमाग वाला काम, अब ये सिस्टम भी कर रहा है, ये मशीन लर्निंग भी कर रही है, ये AI भी कर रहा है। और फिर AI ये काम करने के बाद आगे जाके उसको रेलिवेंट बंदों को कम्युनिकेट भी कर देगा। तो सिर्फ सिस्टम को एनालाइज नहीं करेगा, आगे एक और एक्शन भी लेगा, HR को कम्युनिकेट कर देगा, सही है, कैप्टन को कम्युनिकेट कर देगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर देगा, तो आगे जाके ये कम्युनिकेट भी कर देगा। तो यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन होगी AI की और RPA की, तो ये आपके पास कहलाएगा इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, सही है। इसका मतलब है सिर्फ वो रूल बेस्ड आप काम नहीं करवा रहे, सिर्फ रिपीटेटिव काम नहीं करवा रहे, बल्कि उस काम के अंदर अगर कोई जजमेंट है, कोई एनालाइज है, किसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, तो वो काम भी यहाँ पे उबर करीम जो है वो यूज़ कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड द इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन तो पहले थी RPA में, उसको इंटेलिजेंटली ऑटोमेट कर दो, तो वहाँ पे वो वाला एरिया जो कि रिपीटेटिव टास्क नहीं है, वो एरिया जहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करना होता है, पढ़ना होता है, ये काम भी आप उससे करा दो। तो ये आपके पास कहलाता है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। फिर उसके बाद भाई हमने IT सिस्टम के आर्किटेक्चर पढ़े, तो हमने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, सही है। इसके अंदर तो हमारे पास जो है वो हार्डवेयर भी आ रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ रही है, वो नेटवर्क भी आ रहा है, वो स्टोरेज भी आ रहा है। यार मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मैं ड्राइवर और कैप्टन को कनेक्ट करता हूँ। मेरे पास तो मेरी अपनी एक टैक्सी भी नहीं है भाई, उबर करीम के पास एक नॉन करंट एसेट में अपनी टैक्सी भी नहीं है, सही है। सारे के सारे उसका काम सिर्फ इतना है कि वो दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। जब दोनों को आपस में कनेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि जी क्या ये सर्विसेज मैं किसी और से ले सकता हूँ, हार्डवेयर उसी का हो, सॉफ्टवेयर भी उसी का हो, मुझे सिर्फ वो रेंटल पे कर दे। सर मैं गाड़ी रेंटल पे लेता हूँ, तो क्या मैं ये चीज़ें भी कर सकता हूँ? यस, ये काम भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी के ऊपर एक चैप्टर है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग, सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन ये क्या है? डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट, सही है। तो अगर आपको अगर आपको हार्डवेयर का मसला है, स्टोरेज का मसला है, गूगल ड्राइव, इंटरनेट लो, गूगल ड्राइव में डेटा को अपलोड कर दो, सही है। फिर इसके बाद क्या क्या सर्विस मॉडल आ सकते हैं, सही है। अगर आपने ये यूज़ करना है तो क्या सर्विस मॉडल यूज़ हो सकते हैं? सर्विस मॉडल एक पहला यूज़ हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब ये है कि जी अगर आपको फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए, कोई नेटवर्क चाहिए, कोई सर्वर्स वगैरह अगर आपको चाहिए, तो आप सर्वर बैठ के खुद ना खरीदें, उसको मैनेज ना करें, आप उसको आउटसोर्स कर दें। जब आउटसोर्स करेंगे तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, और जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको चार्ज करेगी। दूसरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर फॉर एग्जांपल उबर करीम कहता है कि यार हम एक चीज़ एनालाइज कर रहे हैं, हम एक चीज़ एनालाइज कर रहे हैं कि यार एक बंदे को शाराय फैसल से कराची, और वो जो उसने वो करी थी ना अनसुपरवाइज लर्निंग, जब सारा डेटा पंच किया तो उसने कहा यार कैप्टन तो नहीं बढ़ा सकता मैं, सही है, और कैप्टन बढ़ा भी दूंगा तो ट्रैफिक इतना है तो वो कैप्टन 15 20 25 मिनट तक तो पहुंचेगा नहीं। तो क्यों ना मैं एक काम ये करता हूँ, मैं एक नई एप्लीकेशन बनाता हूँ विच इज़ कॉल्ड दी शेयरिंग राइड, सही है। और शेयरिंग राइड में मैं इस तरीके से करता हूँ कि यार मैं एक ऐप से एप्लीकेशन बनाता हूँ कि जी जो यूज़र होगा उसको दूसरे यूज़र भी दिख जाए,
सही है, कि कौन कौन वहाँ पे अवेलेबल है, और अगर वो चाहे तो उनके साथ इंटीग्रेट करके, उनके साथ कनेक्ट करके, उनके साथ ट्रैक करके जो है वो एक फोकल पॉइंट पे आके खड़ा हो जाए। और जब फोकल पॉइंट पे आके खड़ा हो जाए तो वो उसको सारे के सारे 3 या 4 जितनी भी कैपेसिटी है वो सारे के सारे जाके एक जगह डिसाइड कर लेंगे जी हम सारे के सारे यहाँ पे उतर जाएंगे या पहले उतर जाएगा, और उसके बेसिस पे उनको फेयर जो है वो एलोकेट हो जाएगा। तो मैं एक ऐसी भी एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन यार मेरे पास तो एक्सपर्टीज़ नहीं है एप्लीकेशन बनाने की, कोई मसला नहीं है। आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सिर्फ आराम से अपनी एप्लीकेशन बनाए, पीछे सर्वर हार्डवेयर सारी चीज़ें वो मैनेज करेंगे। तीसरी चीज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, भाई आपको क्यों बनानी है सारी की सारी चीज़ें, सही है, आप सॉफ्टवेयर कोई और बना लेगा, आप उसका सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर लें। हमने पिछली क्लास में पढ़ा भाई ERP, नेटफ्लिक्स उबर करीम कहता है भाई मैं ERP कैसे बनाऊं, इतना सारा नहीं कर सकता। वो कहता है जी कोई मसला नहीं, हमने ERP वगैरह बनाए हुए, आप जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है आप यूज़ कर लें। जितने आपको यूज़र होंगे, जितने ट्रांजेक्शन होंगे, उसके बेसिस पे आप हमें पे करते रहिएगा, सही है। जब मैंने उसको डिप्लॉय करना है, जब चूँकि एक चीज़ इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो इसका मतलब है या तो पब्लिक क्लाउड होगा, या प्राइवेट क्लाउड होगा, या हाइब्रिड क्लाउड होगा, या कम्युनिटी क्लाउड होगा, सही है। पब्लिक क्लाउड का मतलब ये है कि जी गूगल ड्राइव का डेटा सारा का सारा जो है आप जो है कर सकते हो। वो जो ड्राइव है इसका पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि जी उसके ऊपर कोई भी एक्सेस कर सकता है, सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स है, बट उसमें डेटा में उस ड्राइव के अंदर अगर वो 100 TB की ड्राइव है, सही है, तो उसके अंदर अगर आपने 25 TB यूज़ की तो 75 TB किसी और की हो सकती है। प्राइवेट TB में ये होता है कि जी मैं बैठ के एक पूरी हार्ड ड्राइव वगैरह खरीद रहा हूँ, कोई और उसको मैनेज कर रहा है, सारे सिक्योरिटी कंट्रोल सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो 100 की 100 TB मेरी है, उसमें किसी और का डेटा नहीं आ सकता। हाइब्रिड क्लाउड भाई जो कस्टमर का डेटा है मेरे पास रहेगा, सही है, प्राइवेट में रहेगा, और जो पब्लिक क्लाउड में उसमें आप ये सारे कैप्टन का डेटा रख दो, मुझे कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास, और फिर हमने कहा था कि जी हमारे पास मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स भी हैं, हमारे पास AWS है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, हमारे पास गूगल है, ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करते हैं। इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पर है, क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन कहाँ पर है। और भाई क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन आपकी डेटा स्टोरेज बैकअप, जो हमने IT सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ा, बिग डेटा एनालिटिक्स जो कि हमने चैप्टर 3 में हमने चैप्टर 4 में बिग डेटा को पढ़ा था, और चैप्टर 3 में एनालिटिक्स पढ़ा था। दोनों चैप्टर को देख लो तो बिग डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे आ रहा है, सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग थोड़ी देर पहले हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ा, वहाँ पे आ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स थोड़ी देर पहले हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पढ़ा, यहाँ पे आ रहा है। जितने भी ई-कॉमर्स कोलैबोरेशन टूल्स और सॉफ्टवेयर्स एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग है, डिजास्टर रिकवरी आगे जाके रिस्क में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो थर्ड पर्सन आपको प्रोवाइड कर सकता है। जब आप चैप्टर 11 में पढ़ लेते हो प्यारे बच्चों, तो फिर अगेन जिस तरह हमने कहा था कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी थी AI एंड मशीन लर्निंग, उसको पढ़ लिया, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी थी ब्लॉकचेन एंड फिनटेक, उसको देख लेते हैं। ब्लॉकचेन का मतलब क्या था, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, सही है, कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी होगी, डेटा जो है वो ऑल्टर नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो ब्लॉकचेन था उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन था। हमारे पास पब्लिक ब्लॉकचेन था, प्राइवेट था, कंसोर्शियम था, हाइब्रिड था। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने थोड़ी देर पहले डेटा स्टोरेज में, सही है, जो थोड़ी देर पहले हमने गूगल ड्राइव में पढ़ा, जो थोड़ी देर पहले हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जो ब्लॉकचेन आप पब्लिक भी हो सकता है, ब्लॉकचेन जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है, ब्लॉकचेन जो है कंसोर्शियम भी हो सकता है, ब्लॉकचेन जो है वो हाइब्रिड भी हो सकता है। क्या और ब्लॉकचेन की अगर आप एप्लीकेशन देखें तो क्रिप्टो करेंसीज हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सप्लाई चेन है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है, हेल्थ केयर है, वोटिंग सिस्टम है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्वियसली उबर करीम वगैरह में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसको हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जिस कन्वेंशनली काम किस तरीके से हो रहा था, और अब ब्लॉकचेन के थ्रू किस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम हो रहा है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, जिसमें डेटा जो है वो ऑल्टर हो भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल दूँ, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि जी अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो या अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है कि जी अगर मेरी फ़्लाइट डिले हो जाएगी तो मुझे आप इतने पैसे रिटर्न करना है, या आपने इंश्योरेंस ली हुई है, अगर फ़्लाइट डिले हो जाएगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन हुआ होगा कि आपको फ़ौरन से इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट आ जाएगी। अगर आपने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस लिया और आपने कहा कि जी अगर इस साल बारिश ज़्यादा हो गई तो मुझे आप जो है वो रिम्बर्स करिएगा, वो वेदर को देखता रहेगा, और वेदर को देखने के बाद इंटरनेट ऑफ थिंग वेदर को देखता रहेगा, और वेदर को देख कर जैसे ही उसको पता चलेगा कि जी बारिश हुई है, इतने मिलीमीटर बारिश हुई, इतना नुकसान हुआ है, तो फ़ौरन से आपको पेमेंट प्रोसेस कर देगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, सही है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने पूरा प्रोसेस समझाता कि जब एक माल, अगर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करता है और एक बंदा इंपोर्ट करता है, दूसरा बंदा एक्सपोर्ट करता है, इसके पीछे 10 लोग और इन्वॉल्व होते हैं, सही है। 10 लोग, सिर्फ 2 कस्टमर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते, 10 लोग और इन्वॉल्व होते हैं। उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, उनकी रेगुलेशन इन्वॉल्व होती है, उनके बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके कस्टम ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके पोर्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनके शिपिंग एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनके इंश्योरेंस इन्वॉल्व होते हैं। अब आप सोचें एक ट्रांजैक्शन अगर मैंने करनी है तो इन सारे की सारी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, एक ही चीज़ इन सबको कम्युनिकेट करनी पड़ती
पड़ती है, एक ही चीज़ बार बार उनको कम्युनिकेट करनी पड़ती है, अपडेट करनी पड़ती है। कितना आसान हो जाएगा ब्लॉकचेन जब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, डेटा जो है ऑल्टर नहीं हो सकता। क्या मतलब, अगर जो एक माल जो है वो जैसे ही शिप में आ जाएगा, जैसे ही कस्टम से क्लियर हो जाएगा, सारी पार्टीज़ को पता चल चुका है कि माल कस्टम से क्लियर हो चुका है। जैसे ही वो पोर्ट पे चला जाएगा, शिप पे चला जाएगा, सारी पार्टीज़ को पता चल चुका है कि जी शिप में माल जा चुका है। जैसे ही शिप से दूसरी शिप में पहुंच जाएगा, इंश्योरेंस वाले को पता चल चुका है कि जी मेरी इंश्योरेंस अब पक्की हो चुकी है, बिकॉज शिप जो है वो रास्ते में डूबा नहीं। अगर रास्ते में डूब जाता, शिप नहीं पहुंचता, इंश्योरेंस वाला फ़ौरन से आपको पेमेंट कर देता। सही है, जैसे ही माल क्लियर हो गया तो फ़ौरन से दूसरे पोर्ट में आ गया, बैंक को पता चल गया, बैंक ने फ़ौरन से पेमेंट यहाँ से निकाली और फ़ौरन से सामने वाली पार्टी को पे कर दी। पहले क्या होता था, ये एलसी निकालो, डॉक्यूमेंट्स लो, डॉक्यूमेंट्स लेके आप एक बैंक के पास जाओ, एक बैंक को दो, फिर बैंक जाके वो कंफर्म करता था, फिर अपना बंदा भेज रहा है, फिर एलसी के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, इन्वॉइसिंग मांग रहा है, चीज़ें मांग रहा है, सारी की सारी चीज़ें प्यारे बच्चों ट्रांसपेरेंट है। सही है। फिर हमने पढ़ा एक और कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड फिनटेक, जो कि उबर करीम में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। उबर करीम में अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिनटेक, और फिनटेक में वो आपसे ये कहता है कि जी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी किसी, अगर उबर करीम में पेमेंट करनी तो पहले आप 400, पहले टैक्सी वाले को आप 200 रुपये देते थे, फिर 300 रुपये देते थे, फिर 500 रुपये देते थे, फिर वो कहता है खुला नहीं है। सही है। अब जो देखें आप फिनटेक कैसा हुआ कि जी वो कहता है कि जी आप मोबाइल से ही आपकी पेमेंट हो रही है। सही है। मोबाइल में आपने अगर अपने फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली हुई है, सिस्टम फॉरन से ट्रांजैक्शन करेगा, इमीडिएट बेसिस पे ट्रांजैक्शन जो है आपके अकाउंट से पे हो जाएगी। तो फाइनेंस में किसी तरीके से आप टेक्नोलॉजी के एलिमेंट को लेकर आ जाए, दिस इज कॉल्ड फिनटेक। जितनी भी हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, जायज़ पैसा है, ईजी पैसा है, ये सारी की सारी फिनटेक टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रही है प्यारे बच्चों। तो अगेन कोशिश मैंने करी कि 35 से 40 मिनट में चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक जो हमारे 6 चैप्टर्स हैं सिस्टम के, उसको एक चीज़ बता दूं। और इस चैप्टर में अपेरेंटली आपको लग रहा होगा 6 चैप्टर है, लेकिन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में अगर इस चैप्टर को मैं बिल्कुल समराइज़ करूं तो हमारे पास आईटी सिस्टम का एक आर्किटेक्चर है। ये जो आईटी सिस्टम का आर्किटेक्चर है, इसके अंदर हमारे पास जो जितने भी आईटी सिस्टम का आर्किटेक्चर है, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू भी मिल सकती है। फिर हमने पढ़ा कि जी हमारे पास एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन आ रहा है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे 2 अलग चैप्टर है। सही है। और जो ब्लॉकचेन और फिनटेक है, तो इस पूरे चैप्टर को अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपके पास है, पूरी की पूरी जो ग्रिड आपके पास है, ये सिर्फ और सिर्फ इवॉल्व होती है आपके आईटी आर्किटेक्चर के ऊपर, जिसमें आपके पास हार्डवेयर है, जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें आपके पास एप्लीकेशंस हैं, जिसमें आपके पास डेटा स्टोरेज है। डेटा स्टोरेज चैप्टर 1 से 6 में बहुत डिटेल में कवर्ड हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, डेटा वेयर हाउस के थ्रू, डेटा लेक के थ्रू। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें उन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आपने कोई एनालिसिस करने हैं, मशीन लर्निंग करनी है, फिनटेक करना है, ERP करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास सिस्टम में कवर्ड की गई है। थैंक यू सो मच।